I'll just print an expert to help me out. An additive process. This means that the printer starts with nothing and then adds just enough material to make the same shape as a sculptor. It wastes less material than traditional manufacturing. आशा है कि वीडियो की शुरुआत में दिखाए 3D प्रिंटिंग के वीडियो से काफी आप फैसिनेट हुए होंगे। आज मैं ऐसे ही स्टडी करूंगा एक स्मॉल कैप पेपर इंडस्ट्री की कंपनी जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस का ही हिस्सा है जिसको आप प्लीज लर्निंग की तरह से लीजिएगा। केवल कंपनी की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ के बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं बिजनेस कहाँ जा रहा है। बट जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, कंपनी के मालिक बनते हैं एक स्तर पर। वहां पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी की कमान जिन हाथों में है वो किस जगह से बढ़कर कहाँ तक आए हैं और आगे कहाँ तक जाने का उनका प्लान है। तो जब भी आप कंपनी के गढ़ में, कंपनी जहां पर बेस्ड होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो ग्राउंड लेवल पे काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब आपके पास ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन होती है तो उसका कोई सानी नहीं होता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल जाके कंपनी को देखना उसकी बैलेंस शीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अयोध्या शहर में बेस्ड हूँ। यहाँ मैंने कंपनी की ग्रोथ देखी है बचपन से लेके अपने 29 साल के जीवन काल में। मैंने इनको देखा है ब्राउन पेपर से व्हाइट पर जाते हुए। अब ये काफी इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं। इसलिए मैंने ये कंपनी चुनी है जिससे आपको सिखा सकूं कि बेसिक्स क्या फॉलो करने होते हैं कंपनी चुनने के लिए। ये कंपनी बनाती है पेपर और ये रिटेलर्स को नहीं बेचती है। ये बेचती है पेपर बड़े डीलर्स को, जैसे पिज्जा हट हो गया, यम हो गया, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। वो इनसे पेपर खरीदते हैं बड़े लॉट्स में, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन में यहाँ पर पेपर की लेयरिंग हो गई, पेपर की फर्दर प्रोसेसिंग हो गई, कलरिंग हो गई, वो सारे काम करते हैं। सबसे पहले ये ब्राउन पेपर बनाते थे जो इनका मेन कोर प्रोडक्ट था। उसको बनाने के लिए ये लोई यूज करते हैं। लोई बनती है गन्ने को गला के, गन्ने को जो पौधा होता है उसको पूरी तरह से गला देते हैं, उसको प्रोसेस करके फिल्टर करके बहुत बारीक करके वो पेपर में कन्वर्ट होती है मशीनों के द्वारा। बहुत टाइम तक इनका फोकस था केवल ब्राउन पेपर पर। ब्लीचिंग हमें सुनने में बहुत आसान लगता है बट मशीनरी इसकी बहुत अलग होती है। उसके बाद इन्होंने मॉडिफिकेशन किया और अपने प्रोडक्ट रेंज में व्हाइट पेपर भी ऐड कर लिया। जो ब्राउन पेपर बनता है उसी की जब ब्लीचिंग कर देते हैं तो ब्लीच के कारण पेपर का कलर उड़ सा जाता है तो वो व्हाइट दिखता है। ट्रेडिशनली ये कंपनी ये दो पेपर बनाती थी। व्हाइट पेपर स्टार्ट किए हुए करीब 7-8 साल हो गए हैं रफली। उसके बाद रिसेंटली जो इनके एमडी हैं वो काफी कंसर्न रहते हैं इन्वायरमेंट को लेके। वो काफी पढ़ते हैं, काफी बातें करते हैं। वेद कृष्णा जी के इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे यहाँ पेपर प्लेट्स आती हैं, प्लास्टिक का कल्चर बहुत हो गया है। पेपर की बनी मजबूत प्लेटें बहुत कम थी मार्केट में। तो उन्होंने एक चक नाम से नई प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की है। तो यहाँ से मैं जो कंपनी स्टडी करूंगा वो इस माइंडसेट के साथ करूंगा कि पूरी दुनिया बढ़ रही है एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, प्लास्टिक्स हट रही हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं जो लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल रहे अर्थ की हेल्थ के लिए। वहां पर पेपर बेस्ड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहां से हम आ जाते हैं इनके चक ब्रांड के स्पेसिफिक पेज पर, जो इनका एक सिग्नेचर ब्रांड भी आप आज बोल सकते हैं। और इसके बारे में इनके एमडी कई जगह बातें करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है इस कंपनी के लिए और इनका विजन ये है कि इस चीज को घर घर तक पहुंचाया जाए। अगेन इनके क्लाइंट सेम है, ये रिटेलर्स को नहीं बेचते हैं, ये बड़े डीलर्स को बेचते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की रेंज आप देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लेटें आती हैं, बोल्स आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, लिड कवर हो गए, कंटेनर्स हो गए। जो भी बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे केएफसी है, डोमिनोज है, इनका हमेशा कंसर्न रहता है कि ये पैकेजिंग को ऐसा रखें कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। वो उस कारण से वो चाहते हैं कि प्लास्टिक को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से हटाया जाए। ऐसे में जब पैकेजिंग मटेरियल खरीदना होता है तो वो ऐसी कंपनियों के पास जाते हैं जो सस्ते दामों पर अच्छा सामान बनाकर उनको दे सके। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो 3D प्रिंटिंग दिखाई थी वो प्रिंटर कुछ ऐसा होता है जैसे आपको ये ब्लैक साइज स्क्रीन पर दिख रहा है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट, लेयर बाय लेयर ये प्रिंटर ऐड करता जाता है और 3 डायमेंशनल चीज को बना सकता है। अगर मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूँ तो इससे ये भी पॉसिबल है कि एक पूरा इंसान या पूरा घर खड़ा कर दिया जाए इस प्रिंटर को यूज करके। टेक्निकली ये पॉसिबल है, घर बन चुका है, बाकी चीजों पर काम हो रहा है। तो ये 3D प्रिंटर यूज करते हैं अपने चक ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए।
इससे क्या होता है कि इवन तो प्रिंटर की कॉस्ट काफी हाई है, बट प्रोडक्ट मेकिंग का जो पेस है काफी बढ़ जाता है, काफी एफिशिएंट हो जाता है, और वेस्टेज कम से कम हो जाता है, बिकॉज काफी प्रिसीजन रहता है इस इंस्ट्रूमेंट में। गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जिसको चक के प्रोडक्ट्स यूज करने हो वो कौन कौन हो सकते हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया। इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे बहुत से कॉलेजेस में कैंटीन्स होती हैं, या फिर जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो बड़ी कैंटीन्स होती हैं, वहां पर अगर उन्हें ये प्रोडक्ट यूज करना है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गेम में बड़े कैटरर्स हैं, वो भी अपनी प्रोडक्ट लाइन में ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे काफी सस्टेनेबल हो जाएगी पूरी सर्विस की रेंज। ये हो गई कंपनी के प्रोडक्ट की बात। तो अगर आप इको फ्रेंडली कंपनीज पे फोकस रखते हैं तो बेशक इस कंपनी को रडार पर रख सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ना। अगेन मैं स्क्रीनर पे आ जाता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 350 करोड़ का है, मतलब ये स्मॉल कैप में है। पी इनका इंडस्ट्री पी थोड़ा हाई है, बिकॉज शेयर प्राइस अभी बढ़ गया है और अर्निंग्स रिजल्ट अभी मार्च वाले नहीं आए हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, तो इसको हम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं ले सकते। यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव क्या दिखता है, पेजिंग परसेंटेज 100% है। इसलिए मैंने इनके मैनेजमेंट के एक एम्प्लॉय से बात की, जिनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनसे मैंने पूछना चाहा कि प्लेजिंग का रीजन क्या है, तो उन्होंने बताया कि बिकॉज ये शहर छोटा है तो कई बार इन्वेस्टर्स लाना बहुत मुश्किल होता है, और कंपनी के मालिक बिलीव करते हैं कि ज्यादातर वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें। जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आपको पैसे की जरूरत होती है। पैसा उठाने के कई तरीके होते हैं, या तो आप शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं, मार्केट में ज्यादा शेयर ला सकते हैं, या तो आप बॉन्ड्स रिलीज करते हैं। अब इन छोटी कंपनियों के पास ये ताकत नहीं होती है कि अगर ये बॉन्ड रिलीज करें तो कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, वो श्योरिटी नहीं होती है। प्लेजिंग सबसे आसान रास्ता होता है फंड्स रेज करने के लिए, खुद की कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। आपके माइंड में बिल्कुल ये आ रहा होगा कि प्लेजिंग इतना नेगेटिव होता है तो मैं इसको पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्लेजिंग कोई कर रहा है तो बेशक वो एक रेड फ्लैग है, उसके बाद आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि प्लेजिंग क्यों की गई है। अगर प्लेजिंग करने के लिए कोई मालिक कह रहा है कि प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी है या सेल्स बढ़ानी है, और उसके सब्सिक्वेंट 2-3 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स में आपको वो नंबर्स बढ़ते हुए दिख भी जाएं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो बोला गया वो सच है। आरओई इनका काफी इंप्रेसिव है, आरओसी 10 ईयर का भी बहुत अच्छा है, आरओसी भी इनका करीब 24% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1% है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। अदर देन प्लेजिंग कुछ बड़ी कंपनियों में एक दो नेगेटिव होते हैं, वैसे यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो गया प्लेजिंग का। तो अगर आप स्टडी पर्पज से कंपनी लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट में बताइए, और अगर आपको कंपनी आती है तो हम इसकी बैलेंस शीट साथ में बैठकर पढ़ेंगे। रफली अगर आपको बताऊं तो सेल्स इनकी दिसंबर क्वार्टर तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होती आई है लॉकडाउन के बाद वाले क्वार्टर्स में। एक्सपेंसेस भी इनके थोड़े से बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से कम हुआ था। तो बहुत इंप्रेसिव फाइनेंशियल शीट तो नहीं है, बट स्टडी पर्पज से कंपनी ली जा सकती है और रडार पे बिल्कुल रखी जा सकती है फ्यूचर के लिए। किसी भी कंपनी को पढ़ते टाइम फंडामेंटल्स उसका बेस बनाते हैं, और जब आप कंपनी को रडार पर बहुत टाइम तक रखे हुए हैं, फिर कुछ क्वार्टर्स बीतने के बाद आपको श्योरिटी आती है कि हाँ अब ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है, जैसा कि इस कंपनी के साथ है। अभी कुछ नेगेटिव्स हैं, अगर फ्यूचर में कुछ क्वार्टर्स में ये पॉजिटिव लगातार दिखाती जाए, फिर ये मौका आएगा कि हाँ अब इसको लेने के बारे में सोचा जा सकता है। उस टाइम पर टेक्निकल्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि चार्ट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके लिए आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स वीडियो पर जा सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर हम रफ स्टडी करें चार्ट की तो कंपनी सर्किट्स में भागी जनवरी में, उसके बाद एक रेंज में रही है ये, और रिसेंटली इसको हम ये कह सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया है 97 के लेवल को क्रॉस करके, और ये 100 रुपए के आसपास पहुंच के थोड़ा सा रिट्रेस हुई है पिछले एक दिन में। चार्ट इसका बहुत खराब नहीं है, चार्ट में आप एक रफ सा ट्रेंड देख सकते हैं, बट अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा कि फाइनेंशियल्स इनके बहुत अच्छे नहीं है। पॉजिटिव्स की बात करूं तो इन्वायरमेंट की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं, और मैनेजमेंट का विजन काफी अच्छा है कि वो नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं, और क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है। तो अगर इस कंपनी को रडार पे रखा जाए और कुछ क्वार्टर्स तक ये अच्छा रिजल्ट दे के दे कंसिस्टेंसी के साथ, तो इस कंपनी के बारे में हम सोच सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने के लिए आप YouTube पर भी जा सकते हैं, और कंपनी के जो भी एमडी हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, उनका नाम सीधा YouTube पे सर्च कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग इंटरव्यू होगा तो वो मिल जाएगा।
वैसे ही एक इंटरव्यू के स्निपेट्स हम आपको वीडियो के एंड में डाल देंगे, तो आप ये वीडियो एंजॉय करिए और इस इंटरव्यू को सुन के आपको क्या समझ में आता है प्लीज कमेंट से बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्दी ही कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं जिससे हम कुछ सेक्टर्स को बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। ओवर टू द इंटरव्यू ऑफ एमडी ऑफ यश पक्का, मिस्टर वेद कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Basically, we were in the specialty paper market. Most of you actually use our paper more or less on a daily basis. So any bag that you take from McDonald's or the sugar sachets that you use in a cafe coffee day or a soap wrapper is mostly going to be from our bouquet of products. Although we were making compostable, biodegradable products, they were not in our control, as in the usage was never in our control. So we started working in two directions. One was to look at flexible packaging, which is things like potato chip bags, multi-layered plastic. Second was styrofoam or thermocol replacements. And that's how Chuck happened. We started with a capacity of 10 lakh pieces a day. We did not bleach our products. We did not make them white. So they were natural brown colored. Sure. Third was that we actually did a whole survey of how food is consumed in India. And we realized that there was nothing that was, designed really for food consumption. So we actually went through a whole curve of designing the product. Today we have about 12 products and we're trying to increase that to 30. There is a lot of focus on delivery products and takeaway products. We decided to set up a 3D printing shop. And we also decided to set up a sampling product sort of plant, which means that, we can actually design the products really quickly, give a 3D design sample within a week. And if the customer approves, we can actually make it in much lesser than actually. So we have our own CNC facility as well, which means that we can actually create the mold in-house. So the outer limit is 100 days. We can probably do it even in 30 to 40 days. Okay, wait. So Chuck is contributing towards a cleaner and greener planet. But how do you plan to build a sustainable business? Your pricing, ranges from 1 rupee to 8 rupees. What is the revenue model you're working on? So it's always been, the effort has always been to become more volume driven. That said, we of course want to protect a certain amount of margin. It has been challenging because, it's a new concept. It's a relatively new idea. The market is still shifting towards it. But we do feel as we raise our volumes, there is going to be significant upside. And of course, there is a decent margin that we are trying to get from the market. Okay. Now, where the market size for disposables is estimated at 8,000 crore rupees, how do you plan to tap into this huge opportunity? What is your go-to-market strategy going to be, and any plans of moving to B2C? Absolutely. Both those questions are really valid because like I was talking about the new design concept. So one of the parts of the new design concept is how do we lightweight? So currently there is a certain weight to a certain size. And we are trying to re-engineer the products to take it down by 20 to 30%. Okay. When we do that, our costing goes down, and which means that we can also go wider in the market space and go and offer products to numerous outlets which may not be ready to take a more expensive product. And of course, like you mentioned, the B2C strategy, of course, we do sell a little bit through our resellers on Amazon and the online forums, Big Basket, and places like that. We've started selling through DMart as well. We're going to keep expanding that because we do get a lot of demand from consumers, and we feel that we will get a much better feedback if we go closer to the customers. So there is going to be a comprehensive B2C strategy within this year as well. Okay, so by the end of this year, you'll be moving to B2C as well. Now, Wade, you invested 62 crore rupees to build a state-of-the-art 100% agro-residue-based captive power plant for manufacturing compostable tableware. What is the current production capacity? So these are two different things, actually. We created a state-of-the-art molding facility and a captive power plant. So we are totally off-grid. We make all our electricity from biomass. But the capacity today is about 12 lakh pieces a day. So we can produce over 3 crore pieces a month. So that is the sort of capacity. We are also increasing our capacity this year. And we are trying to take it to about 5 crore pieces a month, which will be about 20 lakh pieces a day.
Okay. Wait, Chuck is one side of your business. Take me through some of the other things that are in the pipeline that will contribute towards a cleaner and greener planet. You mentioned alternatives to plastic bags. What can we expect? So the whole DNA of Yeshpaka is structured towards finding alternates to compostable, towards making packaging more compostable. Because what we also realize is there is various misnomers in the market. People think recycling is good, but there's a huge problem with that because we try to get waste products from the US, recycle it here, send it back to the US. So there's a huge, well, I won't get into the details of it, but there's a huge impact that creates. Okay. So what we realize is that we have to create products that can actually go back to Mother Earth when disposed. So there are two other areas apart from molded products that we work on. One, like you mentioned, is replacement for poly bags. So we're trying to create a much stronger, thinner variety of paper, which actually will be which will be similar in terms of weight to a poly bag. And of course, not probably as stretchable as a poly bag, but relatively strong. Okay. And the second is, of course, the bigger challenge that we have as citizens of this earth is that of flexible packaging, which I mentioned right in the beginning, which is multi-layered potato chip, biscuit, chocolate kind of packing. Okay. So we have been working on that. We've done some beta runs with some of our customers. And we are definitely hopeful, our innovation team is hopeful that by next year we'll have a commercial product in that space as well. Okay, so next year we'll have a look at those products that you just mentioned. Thank you so much, Ved Krishna, for joining us on Startup Street today.